So dear students, we'll be talking about neural tube disorders today. Previously, we have learned about some neurological conditions which we termed as neurological defects and defects of the cranium. And we talked about anencephaly and microcephaly. And today and afterwards, we talk about some neural infections that we described meningitis with. So today we will be proceeding a bit further to it, and we'll be talking about neural tube disorders. So let's begin with our agenda today. So neural tube disorders, these are the disorders of the spinal cord itself, and I'll address to it. Uh, Defects of closure of neural tube during the fetal development. Now we all know that while during embryological stage, in which the embryo is being developed in the mother's womb, so there can be certain defects and there can be certain conditions that arise which are atypical to what normal development is. So at time ऐसा होता है कि वो जो क्लोजर है न्यूरल ट्यूब का वो उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है और वो जो है प्रॉपरली क्लोज डाउन नहीं करता. अगेन यू नीड टू नो दिस इज अ कंजेनिटल कंडीशन और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली वी डोंट नो. बहरहाल फोलिक एसिड के साथ हमने लास्ट टाइम भी याद है आपको एनेंसेफेली का जिक्र किया था कि वो भी फोलिक एसिड वाज वन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, और यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर भी वही चीज़ हमें नज़र आती है. सो न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स के अगर हम टाइप्स पढ़ें तो इसके अंदर इस कंडीशन को हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं. स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल इज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड बाइफिडा मींस कि इट हैज़ बीन बाइफिड, वो बाइफिड हो गया है. बाई मीन टू और फिड मीन डिवीजन, इसके अंदर दो डिवीजन हो गई. ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो स्पाइना बाइफिडा है इसकी टू टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका. और इसके नीचे दो और टाइप्स लिखी हैं सिस्टिका के नीचे, मेनिंजियोसील और माइलो मेनिंजियोसील. इनके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब स्पाइनल कॉर्ड ठीक थी तो हम उसको स्पाइनल कॉर्ड ही बोलते थे, बट ड्यू टू सम रीजंस जब उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे न्यूरल ट्यूब के अंदर तो एट टाइम्स we'll be calling it spina bifida. और spina bifida के अंदर क्या होता है कि the spine itself has been divided for some reason. और वो reasons क्या हो सकते हैं, अभी हमने जिक्र किया कि जी उसका ताल्लुक फोलिक एसिड के साथ है, उसका ताल्लुक किसी और चीज़ के साथ हो सकता है. But there are two types of it, what we call as occulta and cystica. तो स्पाइना बाइफिडा क्या हो गया जी, मोस्ट कॉमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट है ये, कॉज बाय फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज एट सम पॉइंट अलोंग विद द स्पाइनल कॉलम. किसी जगह से स्पाइनल कॉर्ड जो थी वो बंद नहीं हुई. मैं अभी आपको जो इसकी डायग्राम दिखाऊंगा तो आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि न्यूरल ट्यूब जो थी वो किसी खास पॉइंट से किसी जगह से क्लोज डाउन नहीं हुई. उसके क्लोज डाउन होने ना होने की वजह से जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो उन वर्टिब्रा से बाहर निकल जाता है जिनके अंदर उसने ट्रैवल करना होता है. रिमेंबर आपको जब पहले बताया तो हमने कहा था कि ब्रेन जो है वो डिसेंड करता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड की सूरत में डिसेंड करता है. और ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर थी. अब वो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सम हाउ किसी जगह से क्लोजिंग ना होने की वजह से न्यूरल ट्यूब के वो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो बेसिकली आप उस वर्टिब्रल कॉलम से बाहर निकल जाते हैं. मैं अभी आपको जब एग्जांपल दिखाऊंगा तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट. अब यहाँ देखिए कि इसकी टू टाइप्स का भी जिक्र किया गया, ओकल्टा और सिस्टिका. आप ज़रा गौर करें, दिस इज़ व्हाट इट इज़, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा. अब स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर क्या होता है कि नॉट विजिबली एक्सटर्नली, बाहर से तो आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा. ये स्पाइन आपको नज़र आ रही है, स्पाइन के अंदर ये ब्लू कलर की आपका स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन आप ज़रा गौर करें तो आपको नज़र ये आएगा कि लेमिना फेल्स टू क्लोज बट स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट हर्निएट. यहाँ पर ये जो लेमिना है, लेमिना मीन्स दिस आउटर कवरिंग, ये जो आखिर में कवरिंग है इसकी, यहाँ से ये देख रहे हैं आप, स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड समहाउ थोड़ी सी इस तरफ मुड़ गई है, लेकिन फिर भी स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जा रही है. हर्निएट का मतलब होता है बाहर निकल आना. अगर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से
आए और यहाँ से बाहर निकल जाए, इधर से बाहर निकल आए तो ये हर्निएशन कहलाएगी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हर्निएशन नहीं है, कुछ सिर्फ आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर एक हेयरी पैच आ गया, यहाँ पर कुछ बाल हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके नीचे हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी सप्लाई और स्पाइनल कॉर्ड इसके नीचे से गुजर रही हो। नो मोटर और सेंसरी डेफिसिट, इस केस के अंदर कोई मोटर प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होता, कोई सेंसरी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होता। अब सेंसरी का ताल्लुक उसकी टच के साथ था तो उसके लोअर लिम्स जो है वो ठीक है, उसके लोअर लिम्स मोबाइल हैं, उसको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो देखने वाली ये है कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर होता क्या है कि देयर इज सम काइंड ऑफ ओपनिंग, और ये यहाँ पर लेमिना जो था वो क्लोज नहीं कर सका इस जगह को, लिहाजा थोड़ा सा आपको कलर इस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यूजुअली द स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल्स डाउन, जो जिस तरफ उसने ट्रेवल करना था, और ये एक हेयरी पैच इंडिकेट करता है कि इसके नीचे जो है शायद कोई जो है वो इसकी लैमिना की दिस कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज समहाउ compromised। लेकिन बहरहाल हर्निएशन नहीं होती, बाहर नहीं निकलता स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड उसी रास्ते पर चलता रहता है जिस पर कि उसको चलना था। लेकिन यहाँ पर कमर पे एक हेयरी पैच जो है वो इंडिकेट करता है कि यस देयर माइट हैव बीन सम प्रॉब्लम समवेयर इन द लेमिना, जिस वजह से जो है ना ये आपको ये हेयरी पैच आपको अपनी बैकबोन के पास जो है वो नजर आ रहा है। बहरहाल इसके अंदर चूंकि स्पाइनल कॉर्ड अपने रास्ते पर ट्रैवल करता है और अपने पाथ को फॉलो करता है, लिहाजा कोई ऐसा सेंसरी या मोटर एलिमेंट उस इंडिविजुअल के साथ नहीं होगा इफ दिस इज द केस। लेकिन जो दूसरा है जिसमें स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है, उसके अंदर देखें एक मेनिंजियोसील है। अब मेनिंजियोसील को समझिए, मेनिंजीज से निकला है, मेनिंजियोसील में मेनिंजीज से ये लफ्ज निकला है, और सील मीन दैट इट इज वहाँ पर इकट्ठा है, जैसे ग्रुप है, या वहाँ पर इट इज अवेलेबल देयर, एक उसको एक सैक नुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर के आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स इधर आ गए। अब ज़रा गौर से आप इसको देख लें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक्सटर्नल सैक दैट कंटेन्स मेनिंजीज एंड CSF। अब ये देखिए, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रा था, ये वर्टिब्रा था, ये वर्टिब्रा था, लेकिन हुआ क्या कि वर्टिब्रल कॉलम से ये चीज़ बाहर निकल आ गई, हर्निएट हो गई। ये देखें, ये जो आपको पिंक कलर की नज़र आ रही है, दिस इज व्हाट इज द स्पाइनल कॉर्ड। आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर हर्निएशन हो गई है, और हर्निएशन की वजह से यहाँ पर इस सैक के अंदर मेनिंजीज आ गई हैं और CSF आ गया। वो CF जो था वो बेसिकली इस ब्रेन के अंदर ये जो था आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही था वो आपका CSF। लेकिन CSF इस जगह पर भी आ गया क्योंकि उसकी उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे वो सैक जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर गया है। लिहाजा ये एक ऐसा कंडीशन होगी जिसको कि आप मेनिंजियोसील कहते हैं। मेनिंजियोसील ये एक ऐसा सैक है जिसके अंदर मेनिंजीज हैं। मेनिंजीज याद है ना आपको, द कवरिंग ऑफ द ब्रेन, पाया ड्यूरा और एरेक्नॉइड मैटर, ये वही वाली मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ज़ाहिर है अगर वो मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं तो यहाँ पर भी स्पाइनल कॉर्ड कुछ जो है वो इस तरफ को आ गई है। सो प्रोट्रूड्स थ्रू द डिफेक्ट इन द वर्टिब्रल कॉलम, और आपको ये चीज़ जो है ना वर्टिब्रल कॉलम से प्रोट्रूड होती हुई बाहर नजर आती है। अब ज़रा आप गौर करें और ये देखें कि हाउ डेंजरस इट कैन बी, दिस इज एक्चुअली द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये हिस्सा है ना। अगर ये पंक्चर हो गया, अगर ये इन्फेक्शन हो गई इसके अंदर, अगर इसको जो नेचर ने प्रोटेक्ट किया हुआ था उससे तो ये बाहर निकल आया, अब तो कोई भी चीज़ इसको हर्ट कर सकती है। और ये एक ऐसी, इसके ऊपर बड़ी फाइन सी एक लेयर होती है और वो बड़ी इजीली पेनिट्रेट की जा सकती है। लिहाजा ये बड़ा एट रिस्क इंडिविजुअल होता है कि अगर इसको इन्फेक्शन यहाँ से चली जाए तो डेफिनेटली इन्फेक्शन उसके ब्रेन में चली जाएगी और पर्सन विल बी वेरी सीरियस अबाउट इट। तो आप ज़रा गौर करें कि वो जो सीरियस कंडीशन उसकी अराइज होनी है वो इसीलिए होनी है बिकॉज समहाउ ये मेनिंजियल लेयर्स और CSF जो वो बाहर अच्छा लेट अस सपोज ये पंक्चर ही हो जाता है तो आपका CSF ड्रेन कर जाएगा। अगर इन्फेक्शन चली जाती है तो इन्फेक्शन दिस इज पार्ट ऑफ ब्रेन एक्चुअली, तो यहाँ से इन्फेक्शन डायरेक्टली उसके ब्रेन में चली जाएगी। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर इस किस्म की कंडीशन हो जाए, लाइक मेनिंजियोसेल की सूरत में हो जाए, तो अगेन यहाँ पर आपको सेंसरी और मोटर डिफेक्ट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो बच्चा जो है अपने
इस मेनिंजियोसील से नीचे नीचे चीज़ों के बारे में कॉन्शियस ही नहीं होगा। उसकी जो लोअर लिम्ब की जो मूवमेंट्स और सेंसेशंस हैं वो नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? बिकॉज़ जो उसका जो उसका थी क्या जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड थी, वो समहाउ नीचे आने के बजाय बाहर डिसेंड होगी, यानी जो उसकी लेंथ थी वो कंप्रोमाइज़ होगी। वैसे तो जो थी आपकी स्पाइनल कॉर्ड वो तो नीचे तक लंबर रीजन तक जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि चूँकि वो अपने ट्रैक से बाहर निकल आई है, लिहाज़ा वो नीचे लंबर रीजन तक नहीं जाती, बल्कि उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है। जब वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी, तो वो नीचे वाले जो सेंसरी एरियाज़ थे जिसको उसने सेंसेशंस लेनी या देनी थी, वहाँ पर जो है वो सप्लाई ना रह सकी, और नतीजा ये निकला कि उस शख्स को लोअर बॉडी की जो है वो प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएँगी। अब ये देखें, दिस इज़ व्हाट इट लुक लाइक्स, मेनिंजियोसील इस तरह लगता है। अब ये मेनिंजियोसील क्या था कि पहले तो हमने ये देखा कि अ, अ, ये एक प्रोट्रूजन है, उसको आपको प्रोट्रूजन नज़र आ रही है उसके बैक के ऊपर। अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर सीएसएफ भी मौजूद है और इसके अंदर मेनिंजेस भी मौजूद हैं। हाउ डेंजरस इट इज़! तो लिहाज़ा अब इसकी मैनेजमेंट यही है कि उसको उल्टा लिटा के रखें और इसके इस एरिया को बचा के रखें, को हर्ट ना हो, को इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि दिस इज़ डायरेक्टली लीडिंग टू ब्रेन। अब इस किस्म के केस के अंदर होता ये है कि जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑन दिस साइड, वो उसकी जो सेंसेशंस हैं या उसकी जो मोटर एक्टिविटी है, वो भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। नॉट असिस्टेड विद न्यूरोलॉजिक डेफिसिट गुड प्रोग्नोसिस। कोई इतना अच्छा इसका प्रोग्नोसिस नहीं है। बहरहाल हाइड्रोसेफेलस में बी एन एसोसिएटेड फाइंडिंग ऑन एग्रीवेटेड आफ्टर रिपेयर। तो अगर इसको ठीक करने की कोशिश भी की जाए तो एट टाइम्स जो है वो एक इंसान जो है वो हाइड्रोसेफेलस यानी कि फ्लूइड इनसाइड द ब्रेन उसका बढ़ जाता है, और उसके फिर वो जो कल हमने पढ़े थे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और उसके लिए अन अनएन्जॉयबल सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। सो अब इसको उसी चीज़ की डायग्राम में आप ज़रा गौर से देखिए। अब हुआ क्या है इसके अंदर कि ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही थी। इस स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली सीधा जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इस वर्टिब्रा से ये बाहर निकल आई है। जब वर्टिब्रा से बाहर निकली तो आप खुद ही गौर कर लें कि अगर वो सीधी जाती तो आगे तक जा सकती थी, लेकिन फाइलम टर्मिनल तक वो उसकी एक्सेस होनी चाहिए थी, नीचे की तरफ उसको ट्रैवल करना चाहिए था, लंबर रीजन तक। लेकिन हुआ ये कि चूंकि वो उसके अंदर एक बेंड आ गया, और ये बेंड इसलिए आया बिकॉज देयर वाज लूमेन की यहाँ पर एक ओपनिंग थी, और उससे ये चीज़ें हर्निएट हो गई। जब ये हर्निएट होगी तो ये देखें मेनिंजियल लेयर्स भी हैं, और ये देखें ये आपको स्पाइनल नर्व्स भी नज़र आ रही हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रही है। लिहाजा हुआ ये कि कंप्रोमाइज़ हो गई, उसका जो लोअर पार्ट था वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। इट इज नाउ दिस इज माइलोमेनिंजियोसील। इसके अंदर क्या हुआ कि सेम एज द अबव बट द स्पाइनल कॉर्ड एंड meninges protrude through the defect in the bony rings of the spinal cord contain nerves, therefore the infant will have motor and sensory deficits below this lesion। लिहाजा अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो न सिर्फ ये कि स्पाइनल कॉर्ड भी आ गई है, बल्कि उसके अलावा ये आपको नर्व्स भी नजर आ रही हैं जो कि उसकी बॉडी से बाहर की तरफ जो है वो प्रोट्रूड होती हुई नजर आ रही हैं। अब इसमें और पिछली डायग्राम में, इन दोनों इसमें और इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? इसके अंदर आप ये देखें कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो अपना रास्ता लेती है, लेकिन सीएसएफ जो है इसके अंदर खाली सीएसएफ जो है वो बाहर प्रोट्रूड कर रहा था, और ये आपको सॉफ्ट सा एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि सीएसएफ के साथ साथ ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो भी उसके वर्टिब्रल कॉलम से बाहर निकली हुई है। लिहाजा इस केस के अंदर भी उस बच्चे को सेंसरी डेफिसिट्स जो हैं वो हो सकते हैं, और मोटर डेफिसिट हो सकते हैं, यानी कि नीचे वाले बॉडी का जो कंट्रोल है, मोटर कंट्रोल और सेंसरी कंट्रोल, वो अफेक्ट हो सकता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के केस में। नाउ एक और चीज़ है इसी डायग्राम में, आप देखें दिस इज अगेन माइलोमेनिंजियोसील, जो आपको अभी दिखाया था उसकी एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। तो अब आप देख सकते हैं कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन ओपन वुंड, और ये आपको एक ओपन सा जख्म नज़र आ रहा है। अगेन ये उसकी प्रोन साइड, उसकी बैक साइड की तस्वीर है, और आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है प्रोन लेटा हुआ, प्रोन मीन्स उल्टा लेटा हुआ। और नाउ ये जो सैक लाइक कैविटी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर सीएसएफ भी है, और इसके स्पाइनल कॉर्ड भी है, और इसमें स्पाइनल नर्व्स भी हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है।
तो ये जब सिंस दिस इज अ बर्थ कंडीशन, तो ये उसी वक्त आपको नजर आ जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और कवर्ड विद अ वेरी फ्रेजाइल थिन मेम्ब्रेन विच कैन टीयर इजीली अलाउइंग CSF टू लीक आउट। तो ये बड़ी एक नाजुक सी इसके ऊपर एक लेयर है स्किन की, जो कि कंप्रोमाइज हो सकती है, और इसके अंदर जो CSF मौजूद है वो बाहर ooze आउट कर सकते हैं, और it can cause harm to the person. आगे देखिएगा कि हाउ टू टेक केयर। पहली बात तो ये है कि ये जो सैक लाइक कैविटी है, इसको आप इंजरी से बचाएं, इसको इन्फेक्शन से बचाएं। पोजीशन आप इसको प्रोन पोजीशन में या साइड लेइंग में रखें, यानी कि उल्टा लिटा के रखें या वो साइड पे, क्योंकि सीधा तो वो लेट नहीं पाएगा। कवर सैक विद स्टीराइल मॉइस्ट नॉन एडिरेंट ड्रेसिंग, तो इसको आपको बार बार स्टीरिलाइजेशन करनी पड़ेगी इसकी, और जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और जर्म्स का कोई इसके साथ इंटैक्ट ना हो। पेरेंट्स नीड इमोशनल सपोर्ट्स। बहुत ये एक टिपिकल एटिपिकल सी सिचुएशन है, और पेरेंट्स आर रियली कंसर्न्ड, और उन्हें काफ़ी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लाइक सपोज आप इस बच्चे को फीड कैसे कराएंगे अगर इसको माँ ने गोद में नहीं उठाना, तो या अगर वो उसको सीधा नहीं लेटा सकती, तो हाउ विल ही बी फेड। तो एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी कंडीशन है जिसमें कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगी, और पेरेंट्स नीड काउंसलिंग है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन ये है जी कि सर्जिकल रिपेयर यूजुअली विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। इन्फेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, हो ही जाएगी इन बच्चों को, बिकॉज ऑल दैट प्रोसेस ऑफ सर्जरी, इन्फेक्शन के चांसेस तो रहते ही हैं, लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर और इरिटेबिलिटी उस बच्चे की बढ़ती जाएगी। इंट्राक्रैनियल प्रेशर का आपको ख्याल करना पड़ता है, कि जैसे अभी आपको बताया कि जब कभी भी आप यहाँ पे CSF को छेड़ेंगे, या तो हो सकता है कि CSF जो है वो ब्रेन के अंदर उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, और बच्चे के लिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने के नतीजे में उसके लिए डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। तो हैबिलिटेशन में देखिए कि एम्फसाइज कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ नॉर्मल पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए आप लोगों का ताल्लुक स्पेशल एजुकेशन से भी रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली वट एवर इज लेफ्ट विद द चाइल्ड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि बच्चे को अगर प्रोन पोजीशन में भी लिटा दिया आपने, तो बच्चे को उसके जो अपर लिम्स हैं उनको यूटिलाइज करना, उनकी उनके साथ उसको एंगेज करना, ताकि उसकी लर्निंग हो सके, ताकि उसकी कम्युनिकेशन डेवलप हो, ताकि वो एट पार विद अदर्स जो है कुछ ना कुछ महसूस करे, ताकि वो अपनी डेली लिविंग को एंजॉय कर सके। मेजर प्रॉब्लम्स ऐसे बच्चों की क्या होंगी? इनकॉन्टिनेंस मीन्स के वो अपने शाबी पॉटी को रोक नहीं सकते। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। ओबिसिटी और मेल न्यूट्रिशन। ओबिसिटी इसीलिए थी कि ज़ाहिर है वो मूव नहीं करेगा। मेल न्यूट्रिशन इसीलिए कि वो प्रॉपर फीड नहीं कर रहा, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को बेटे गौर करें, तो हमने ये पढ़ा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगेन ये एक बर्थ कंडीशन थी, और बर्थ कंडीशन होने के नाते इट वाज वाइटल कि एक तो ये हमें इसको अर्ली हमें नज़र भी आ जाएगा, इसकी मैनेजमेंट के बारे में आपने लोगों को कॉन्शियस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डज अ स्पीच थेरेपिस्ट नीड टू नो ऑल दीज? तो स्पीच थेरेपिस्ट को बिल्कुल ये बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस चाइल्ड, चूंकि इसकी मूवमेंट ही बड़ी लिमिटेड सी होगी, तो इसके लैंग्वेज का एक्सपोजर भी बहुत अच्छा नहीं होगा। इसकी स्पीच भी हो सकता है कि वो डिले हो, क्योंकि उसको ह्यूमन, अब इसकी हेल्थ कंडीशन ही, अब ये एट रिस्क है, तो एट रिस्क चाइल्ड है, तो इस बच्चे को डेफिनेटली जो स्पीच की मॉडलिंग है या जो लैंग्वेज बिल्ट अप है, इसका वैसे नहीं होगा जैसे ऑर्डिनरी बच्चे का हो रहा है। और अगेन ह्यूमन इंटरेक्शन की कमी की वजह से, या एक्सटेंसिव केयर की वजह से जो इसको मिल रही है, उसकी वजह से इसके लैंग्वेज मार्क्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। सो आपका रोल इस लिहाज से ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि हमने इसकी लैंग्वेज बिल्डअप, और हमने इसकी अगर कोई स्पीच के लिए काम करना है, तो यस, you have got a definite role in these cases as well.